नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 22 जनवरी 2026 है। स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। तीनों एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये जजेस को रिमूव करने वाला आर्टिकल है, द हिंदू में मेन आर्टिकल है, इसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा आर्टिकल, आरबीआई एक प्रपोजल रखने वाली है ब्रिक्स के समिट में कि ब्रिक्स के जो मेंबर कंट्रीज हैं ना, वो अपनी डिजिटल करेंसीज को आपस में कनेक्ट करें। इसके क्या मायने हैं। और तीसरा आर्टिकल रॉकेट्स की रीयूजेबिलिटी से संबंधित है। कैसे स्पेस सेक्टर जो है वो चेंज हो रहा है रॉकेट्स के रीयूजेबल होने से। तीनों डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल जुडिशियल रिमूवल से संबंधित है। देखो, जीएस पेपर 2 पॉलिटी में ना एक टॉपिक है फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी, वहां से आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, अक्सर ना हम ये वर्ड सुनते रहते हैं जुडिशियल इंडिपेंडेंस। देखो, जुडिशियल इंडिपेंडेंस तो ठीक है कि जुडिशरी आज़ाद होके अपना काम कर सके बिना किसी प्रेशर के, लेकिन क्या जजेस जो खुद हैं वो लॉ से ऊपर हैं? अगर कोई जज करप्शन करे या फिर संविधान के अगेंस्ट जाके काम करे तो फिर सॉल्यूशन क्या है? उनको हटाने का जो तरीका है, उनको रिमूव करने का तरीका कितना कॉम्प्लेक्स है और क्या लूप होल्स हैं जजेस को हटाने के तरीकों में, वो सारी चीजें हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ना आप कंटेक्स्ट समझ लो। दिसंबर 2025 की बात है, एक बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई। क्या हुआ? लोकसभा में ना इंडिया ब्लॉक के, इंडिया जो अलायंस है ना, तो इंडिया ब्लॉक के ना 107 एमपीज ने ना एक मोशन साइन किया। मोशन किसके अगेंस्ट था? मोशन का ऑब्जेक्टिव था मद्रास हाईकोर्ट के एक जज हैं जस्टिस GR स्वामीनाथन, इनको रिमूव करना। इनको रिमूव करने के लिए इंडिया ब्लॉक के 107 लोकसभा एमपीज ने एक मोशन साइन किया था। आप पूछोगे सर मद्रास हाईकोर्ट के इस जज के खिलाफ क्या चार्जेस थे? टोटल देखो, इनके खिलाफ ना 13 चार्जेस थे। और सबसे सीरियस चार्ज ये था कि ना ये सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाके काम कर रहे हैं। मतलब ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो वकील हैं उनको फेवर कर रहे हैं, वो सारी चीजें। इनके खिलाफ टोटल 13 चार्जेस थे। सबसे बड़ा चार्ज तो यही हुआ ना कि ये सेकुलर ही नहीं है, ये एक धर्म के लोगों को फेवर कर रहे हैं, एक धर्म के वकीलों को फेवर कर रहे हैं। तो ना इनको हटाने का मोशन जो था 107 एमपीज ने साइन करके लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी को दिया 9 दिसंबर को। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, क्या जज को हटाना इतना आसान है? यहीं पर टकराव होता है। देखो, संविधान के बीच में और पॉलिटिक्स के बीच में। पॉलिटिक्स आ जाती है बीच में। कैसे आ जाती है अभी हम इस आर्टिकल में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले ना आप एक चीज याद रखना जिस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। कई बार ना आम लैंग्वेज में हम ना इंपीचमेंट वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं कि जज को इंपीच करना कितना मुश्किल है। वैसे देखो, इंपीच जो वर्ड है ना, टेक्निकली सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज किया गया है आर्टिकल 61 में, और जजों को हटाने के लिए इंपीच वर्ड यूज नहीं किया गया। जज को हटाने के लिए वर्ड यूज किया गया है रिमूव। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इंपीचमेंट वर्ड सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, और जज को हटाना है तो कौन सा वर्ड यूज होता है? रिमूव। बट प्रोसेस थोड़ा सिमिलर है, इस वजह से कई बार बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज होके जजेस को हटाने के लिए भी इंपीचमेंट वर्ड जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके बाद आप एक क्वेश्चन का आंसर दो। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है तो ये बताओ संविधान के कौन से आर्टिकल में प्रोविजन दिया हुआ है? सोचो सोचो सोचो। आर्टिकल है 124 सेक्शन 4 और आर्टिकल 124 सेक्शन 5। प्रोविजन इन आर्टिकल्स में दिया हुआ है, मतलब किन ग्राउंड्स पे जज को हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। लेकिन ये जो आर्टिकल्स है ना, ये तो बेस प्रोवाइड करते हैं। इन आर्टिकल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए पूरा जो प्रोसीजर वगैरह है वो देखो, जज इंक्वायरी एक्ट 1968 और इस एक्ट के तहत रूल्स बनाए गए थे, जज इंक्वायरी रूल्स। तो ये एक्ट 1968 का और जज इंक्वायरी रूल्स दोनों मिला के पूरा प्रोसीजर बताते हैं कि कैसे एक जज को रिमूव किया जा सकता है। आप पूछोगे सर ये सुप्रीम कोर्ट का बताया आपने, हाई कोर्ट का नहीं बताया। देखो, हाई कोर्ट के जज को रिमूव करना हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के, प्रोसीजर दोनों के लिए सेम है, मतलब प्रोसेस जो है वो दोनों के लिए सेम है।
सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना हो तो बताया गया है आर्टिकल 124 सेक्शन 4 और सेक्शन 5 में, और हाई कोर्ट के जज को रिमूव करना है तो बताया गया है आर्टिकल 217 सेक्शन 1 क्लोज बी में और आर्टिकल 218 में। आर्टिकल्स का डिफरेंस है। अच्छा, एक बात मैं पूछता हूं, किस ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है? व्हाट आर द ग्राउंड्स? अब ऐसी चीजों पे यूपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछ लेती है। ग्राउंड्स देखो दो ही दिए गए हैं, एक मिसबिहेवियर, दूसरा इनकैपेसिटी। एक मिसबिहेवियर, दूसरा इनकैपेसिटी। मैं दोनों के बारे में आपको बता भी देता हूं। ग्राउंड्स इंपॉर्टेंट है। आप लोग पूछोगे सर मिसबिहेवियर मतलब क्या? गुस्से में मान लीजिए चिल्ला दिया तो क्या मिसबिहेवियर है? देखो संविधान ने ना मिसबिहेवियर को डिफाइन ही नहीं किया है, लेकिन मिसबिहेवियर के लिए ना सुप्रीम कोर्ट के पुराने कुछ जजमेंट्स हैं, जैसे के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991 का केस है। के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस में ना सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि भाई देखो जजेस की जो लाइफ है ना उसकी पब्लिक स्क्रूटनी होती है। मतलब जजेस की लाइफ में ना पब्लिक छानबीन जो है वो होती रहती है। जज क्या कर रहा है, उसका आचरण कैसे है। तो जजेस से हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना बहुत ज्यादा होती हैं, और उनकी ईमानदारी के जो स्टैंडर्ड हैं वो बहुत ज्यादा हाई होने चाहिए। बेंच में जब वो कोई जजमेंट सुना रहे हैं तब भी, और ऑफ द बेंच भी, मतलब नॉर्मल जीवन में भी उनकी ईमानदारी बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। ऑन द बेंच भी, ऑफ द बेंच भी। अगर जजेस इम्पार्शियल नहीं है तो ये देखो एक प्रकार से सीधा सीधा ट्रस्ट का बिट्रियल है, ट्रस्ट के साथ में धोखा करने वाली बात है, और इसमें कोई भी एक्सक्यूज नहीं हो सकता। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स केस में 1991 में। ये पहला केस है। फिर एक और केस आपको बताता हूं। दूसरा केस है एम कृष्णा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का केस। अब इसमें कोर्ट ने एक चीज क्लियर की थी कि भाई गलती कर देना मिसबिहेवियर नहीं है। इंसान है, गलती होती है, एरर भी हो जाती है जजमेंट में, लेकिन देखो जानबूझकर पावर का गलत इस्तेमाल करना या फिर करप्शन करना या फिर ऐसा काम करना जो अच्छे आचरण के अगेंस्ट है, समझ रहे हो, अनैतिक काम। अनैतिक काम, अब जैसे वो डीजीपी है कर्नाटक के डीजीपी हैं, 3 महीने बाद रिटायर होने वाले हैं और वो अपने ऑफिस में आपत्तिजनक काम कर रहे हैं। आप सबने वीडियो देखी होगी उनकी या इमेजेस देखी होगी कर्नाटक के डीजीपी का काम, तो वो अनैतिक है। तो ये सब देखो मिसबिहेवियर की कैटेगरी में आते हैं। पावर का गलत इस्तेमाल करना, करप्शन करना, अनैतिक काम करना, ये सब मिसबिहेवियर की कैटेगरी में आते हैं। मिसबिहेवियर के लिए ना गिल्टी माइंड और बुरी नीयत ये होना जरूरी है। अब समझ गए आप मिसबिहेवियर का मतलब। 2 जजमेंट्स हैं और दोनों जजमेंट से आप मतलब जो है वो समझ गए होंगे। और दूसरा क्या ग्राउंड था? इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी मतलब काम करने में असमर्थता। जैसे काम करने में असमर्थता मतलब एग्जाम्पल के तौर पे फिजिकल कैपेसिटी ऐसी नहीं है कि वो जज काम कर सके, बीमार हो गया वो जज, और फिजिकल कैपेसिटी ऐसी है कि वो काम कर ही नहीं सकता, आ नहीं सकता, हाथ नहीं उठा सकता, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। मेंटल कैपेसिटी नहीं है, मतलब दिमागी सिचुएशन खराब हो गई उस जज की कि उसे अब सही गलत का पता ही नहीं लग रहा, उसे चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। तो ये होता है इनकैपेसिटी का मतलब। तो ये 2 ग्राउंड्स संविधान में बता दिए गए हैं। और एक चीज़ आपको और बताता हूं, वैसे मैंने अभी बताया भी था कि देखो आर्टिकल 124 सेक्शन 5, इसमें ना पार्लियामेंट को पावर दे दी गई है कि आप ना जजेस को रिमूव करने के लिए प्रोसीजर वगैरह बना लीजिए। तो इस आर्टिकल में दी गई पावर का यूज करके पार्लियामेंट ने 1968 में एक्ट बना दिया था, जजेस इंक्वायरी एक्ट। अब ये जो कानून है ना, जैसे मैंने पहले बताया, ये एग्जैक्ट प्रोसेस बताता है जिसको फॉलो करके किसी जज को रिमूव किया जा सकता है। अब वो प्रोसेस आपको बताता हूं। प्रोसेस देखो, सबसे पहले देखो मोशन इनिशिएट होता है। एक अलग से खाली पेज ले लेते हैं हम, बाकी सारी डिटेल आपको मिली जाएंगी। अलग से ना सबसे पहले मोशन इनिशिएशन होता है
क्या होता है, जज को अगर हटाना है ना तो सबसे पहले मोशन इनिशिएट करना पड़ता है। अगर लोकसभा में ऐसा मोशन लेके आना है तो कम से कम 100 लोकसभा के एमपीज के सिग्नेचर होने चाहिए लोकसभा में। अभी इंडिया ब्लॉक जज स्वामीनाथन को हटाने के लिए जो मोशन लेके आई उस पे 107 एमपीज के साइन हैं। अगर राज्यसभा में मोशन लेके आना है जज को हटाने के लिए तो कम से कम 50 एमपीज के साइन होने जरूरी हैं। अब ये जो नोटिस है, ये जो मोशन है, ये लोकसभा में आया है तो जाता है स्पीकर के पास में। अगर ये राज्यसभा में आया है तो जाता है चेयरमैन के पास में। अब यहां पे देखो, स्पीकर के पास में आ गया, चेयरमैन के पास में मोशन आ गया। स्पीकर और चेयरमैन मोशन को देखेंगे, पढ़ेंगे कि अच्छा क्या मोशन आया है, वो ध्यान से पढ़ेंगे। जरूरत पड़ी तो कंसल्ट भी करेंगे, जरूरत पड़ी तो चेयरमैन या फिर स्पीकर कंसल्ट भी करेंगे जब मोशन आता है उनके पास में। तो उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि मोशन को एडमिट करना है या फिर रिजेक्ट करना है, एडमिट करना है या रिजेक्ट करना है। तो ये स्टेज जो है, ये दूसरी स्टेज है, एडमिशन बाय स्पीकर एंड चेयरमैन। पहली स्टेज में मोशन इनिशिएट हो गया, दूसरी स्टेज में स्पीकर के पास में या चेयरमैन के पास में आ गया। जब लोकसभा में अगर 100 एमपीज ने साइन कर दिया, राज्यसभा में 50 एमपीज ने साइन कर दिया, तो वो स्पीकर या चेयरमैन के पास में आता है। फिर ये पढ़ते हैं ध्यान से, जरूरत पड़ी तो कंसल्ट भी करते हैं, फिर इनकी मर्जी है वो उस मोशन को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। अगर मान लो एक्सेप्ट हो गया, मोशन एक्सेप्ट हो गया, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद देखो तीसरी स्टेज में ना एक इन्वेस्टिगेशन की ना कमेटी गठित की जाती है। एक इन्वेस्टिगेशन की कमेटी गठित की जाती है जिसमें देखो 3 लोग होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, किसी एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, प्लस में तीसरे डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। ऐसे जूरिस्ट जिनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, जैसे पुराने समय में वो नहीं हुआ करते थे, नानी पालकी वाला, फाली नरीमन, ऐसे ऐसे जो जज जिनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, ऐसे डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट जिनको कानून की बहुत नॉलेज है। तो 3 लोगों की जो कमेटी है वो जांच करती है। अगर देखो कमेटी ने पाया कि जज गिल्टी है, यानी मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी शो की है जज ने, तो फिर इसके बाद पार्लियामेंट में होती है वोटिंग। और पार्लियामेंट को कौन सी मेजोरिटी के साथ में पास करना जरूरी है? स्पेशल मेजोरिटी के साथ में। और स्पेशल मेजोरिटी भी कौन से वाली? याद करो, 2/3% एंड वोटिंग, प्लस में एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ये वाली एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब हाउस की टोटल जितनी स्ट्रेंथ है डिवाइडेड बाय 2 + 1, वो वाली है ना। तो देखो अब राइटर बोलते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया प्रोसीजर, लेकिन लूप होल क्या है? लूप होल देखो यहां पे है, यहां पे है। पहली स्टेज में मोशन इनिशिएशन हुआ और स्पीकर चेयरमैन पे डिपेंड करता है कि वो उस मोशन को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, वो चाहे तो कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो राइटर ये बोलते हैं कि भाई जज या फिर चेयरमैन को इतनी ज्यादा पावर क्यों दी गई है कि वो अपनी विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, मतलब उनकी मर्जी है कि वो मोशन को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। क्योंकि नेक्स्ट प्रोसेस में तो वैसे भी कमेटी गठित करनी है ना, तो कमेटी इन्वेस्टिगेट करेगी ना। कमेटी ने अगर पाया कि जज ने गलती की है तो पार्लियामेंट में वो जाना चाहिए। अगर मान लो कमेटी ने पाया कि नहीं, गलती नहीं की है, तो वो बस आगे नहीं जाएगा वोटिंग के लिए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन कमेटी की जांच से पहले ही स्पीकर को या फिर चेयरमैन को अंधाधुंध पावर दे दी गई है कि उन पर डिपेंड करता है कि वो उस मोशन को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। देखो जज इंक्वायरी एक्ट 1968 में कंडीशंस बताई गई थी ना कि स्पीकर, कंडीशंस बतानी चाहिए थी ना कि स्पीकर या चेयरमैन किस बेसिस पे मोशन को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। वो कंडीशंस बताई नहीं गई, बस अनलिमिटेड पावर दे दी गई स्पीकर या चेयरपर्सन को। यहां पे देखो जो चेयरपर्सन या फिर स्पीकर का रोल है वो काइंड ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी वाला है। मतलब उनको रीजन बताना चाहिए कि भाई ये रीजन है जिसकी वजह से हम मोशन को रिजेक्ट कर रहे हैं या फिर एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर मान लो स्पीकर या चेयरमैन ने एक्सेप्ट नहीं किया तो पूरा प्रोसेस यहीं पे खत्म हो जाता है। फिर ना तो इन्वेस्टिगेशन कमेटी
को गठित करनी पड़ेगी, ना ही वो पार्लियामेंट के पास जाएगा वोटिंग के लिए। बस स्पीकर ने रिजेक्ट कर दिया या चेयरमैन ने रिजेक्ट कर दिया तो वहीं पे पूरा प्रोसेस खत्म। आपको भी पता है, देखो स्पीकर या फिर जो चेयरमैन होते हैं वो कई बार देखो रूलिंग पार्टी के पक्ष में काम करते हैं, तो इनडायरेक्टली तो रूलिंग पार्टी डिसाइड कर रही है ना कि किस जज को हटाना है, किस जज को नहीं हटाना है, क्योंकि बायस्ड होते हैं स्पीकर या फिर चेयरपर्सन। और एक खास बात आपको बताऊं, प्रेसिडेंट को अगर इंपीच करना है ना तो उस केस में स्पीकर या फिर चेयरपर्सन को पावर नहीं दी गई है। उस केस में स्पीकर या चेयरपर्सन को पावर नहीं दी गई है कि वो मोशन को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। उस केस में उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है प्रेसिडेंट के केस में। लेकिन जज को रिमूव करना हो तो मोशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की पावर स्पीकर या फिर चेयरपर्सन को दे दी गई है। लास्ट में राइटर बोलते हैं, देखो जजेस की जो इंडिपेंडेंस है ना वो देखो पवित्र है, उसका पालन होना ही चाहिए, तभी तो जज सही ढंग से काम कर पाएंगे। लेकिन देखो जजेस की ना अकाउंटेबिलिटी भी उतनी जरूरी है। अगर जजेस के कंडक्ट पर सवाल उठते हैं तो फिर देखो उसकी ना ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और स्पीकर का जो रोल है वो गेट कीपर का नहीं होना चाहिए जो गेट को बंद कर दे कि नहीं मैं जांच नहीं होने दूंगा। उनका काम होना चाहिए कि प्रोसेस कंप्लीट करवाना अच्छे से। तो यहां पे लूप होल है जो मैंने आपको बताया। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, आरबीआई देखो ये चाहता है कि जो ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज है ना वो अपनी डिजिटल करेंसीज को आपस में कनेक्ट करें। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले देखो हम ना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं। देखो आरबीआई ने ना हमेशा से जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज रही हैं जैसे बिटकॉइन या फिर इथेरियम, ये जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज रही हैं ना इनका आरबीआई ने हमेशा से विरोध किया है। और आरबीआई का जो स्टैंड है इन क्रिप्टो करेंसीज के अगेंस्ट वो सही भी है, क्योंकि देखो बिटकॉइन जैसी जो क्रिप्टो करेंसीज है ना बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। एक दिन 50 लाख की, दूसरे दिन 20 लाख की, और इनका ना कोई माई बाप भी नहीं है, कोई सोवरिन गारंटी नहीं है। कल को ये फेल हो जाए, मतलब बर्बाद हो जाए, सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई सोवरिन गारंटी नहीं है कि हाँ भाई कौन पैसा देगा इसके अगेंस्ट में। जैसे हमारा रुपी है, रुपी की तो सोवरिन गारंटी आरबीआई लेता है ना, नोट पे लिखा होता है मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन अदा करता हूं, गवर्नर के साइन होते हैं। वो क्या है, वो गारंटी है कि कोई उस नोट को माने या ना माने, मतलब कुछ भी हो जाए गवर्नर गारंटी दे रहा है कि इस नोट को मानना पड़ेगा, मतलब मैं 500 रुपए दूंगा, अगर कोई नहीं मानेगा तो वो बात अलग है, कोई नहीं मानता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन गारंटी दी है गवर्नर ने साइन करके। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज के लिए तो ऐसी कोई गारंटी होती नहीं किसी देश की या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की, आरबीआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन की। फिर यहां पे एंट्री होती है सीबीडीसी की। सीबीडीसी क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये ऊपर देखो, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, आप बोलो तो मैं खाली पेज लेके बता देता हूं। सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये क्या है? ये देखो है आपका रुपी ही, लेकिन डिजिटल फॉर्म में है, और इसके पीछे ना सीबीडीसी के पीछे आरबीआई की सोवरिन गारंटी है। मतलब सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की सोवरिन गारंटी आरबीआई ने लेके रखी है। कुछ भी अगर गलत हो जाए तो जिम्मेदारी आरबीआई की है। और देखो एक खास बात, जो ये सीबीडीसी है ना, इस पर देखो बैंक अकाउंट की तरह ना इंटरेस्ट नहीं मिलता। जैसे आपने कैश जमा करवा के रखा बैंक अकाउंट में तो उस पर तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, जब चाहे आप उसे बैंक से निकलवा भी सकते हो। लेकिन ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है ना, ये एक प्रकार से ई रूपी की तरह है, और इस पर आपको ना इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है। ये बस डिजिटल वॉलेट में रहता है, मतलब कैश की इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, आप कह सकते हो ई रूपी है। उससे अलग है, कैश आपने बैंक में जमा करवा रखा है, जब मर्जी आप उसे निकलवा सको, वो अलग कंसेप्ट है। और ये अलग कंसेप्ट है, ये सिर्फ ई फॉर्म में ही रहता है और इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। समझ गए? हमेशा वॉलेट में रहता है। देखो आरबीआई ये कहता है कि जो ये क्रिप्टो एसेट्स है ना, बिटकॉइन जैसे, ये क्रिप्टो एसेट्स तो बुरे हैं, लेकिन इनकी जो टेक्नोलॉजी है ना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी अच्छी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? ये देखो एक डिजिटल लेजर होता है, मतलब डिजिटल खाता होता है जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रहता है। किसने किसको पैसे भेजे उस डिजिटल खाते में सब रिकॉर्ड होता है,
और उस डिजिटल खाते को ना बदला नहीं जा सकता। तो इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन मतलब एक डिजिटल खाता। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, ऑटोमेटिक उस डिजिटल खाते में वो ट्रांजैक्शन अपडेट हो जाती है। उस खाते को आप चेंज नहीं कर सकते, तो सारा रिकॉर्ड रहता है। तो आरबीआई ना इस टेक्नोलॉजी का यूज करके पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहता है। अब राइटर ना एक इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाते हैं। इंडिया ने देखो डोमेस्टिक लेवल पे ना ई रूपी लॉन्च किया। ई रूपी यानी जो मैंने अभी आपको बताया, सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये लॉन्च कर दी। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना, क्या आप इस सीबीडीसी को आप इस सीबीडीसी को यूज करते हो? बिल्कुल नहीं करते आप इस सीबीडीसी को यूज। आप में से बहुत कम लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड की होगी इस सीबीडीसी के लिए। क्यों? क्योंकि यार हमें लगता है कि हमारे पास में यूपीआई है, मतलब कैश जो हमने जमा करवा के रखा है बैंक में, हमारे पास में वो है, और यूपीआई के थ्रू हम क्विक पेमेंट्स कर सकते हैं। तो फिर ई रूपी या फिर सीबीडीसी वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का फायदा ही क्या? देखो बात बिल्कुल सही है। यूपीआई ना दुनिया का सबसे बेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, और यूपीआई को ना फर्स्ट मूवर का फायदा मिला। यूपीआई पहले आ गया तो हम सब यूपीआई को यूज करते हैं। अगर सीबीडीसी पहले आया होता तो हम शायद सीबीडीसी को यूज कर रहे होते। तो ये डिफरेंस है, फर्स्ट मूवर का फायदा मिल गया यूपीआई को। मतलब जब गूगल पे और फोन पे से देखो इतना आसानी से पेमेंट हो रहा है, तो लोग ई रूपी वाला वॉलेट जो है वो क्यों डाउनलोड करें, किसके लिए? तो राइटर बोलते हैं देखो ये जो सीबीडीसी है ना, ये इंडिया के डोमेस्टिक सिस्टम में इतना कामयाब नहीं होगा। तो फिर क्वेश्चन उठता है, आरबीआई सीबीडीसी के लिए इतना मेहनत कर क्यों रहा है? यहां पर देखो असली पॉइंट आता है। आरबीआई फोकस करना चाहता है इंटरनेशनल पेमेंट्स पे। कौन सी पेमेंट्स पे? डोमेस्टिक में इतना सफल नहीं होगा सीबीडीसी, लेकिन इंटरनेशनल पेमेंट्स पे आरबीआई फोकस करना चाहता है। अभी ना 2026 का ब्रिक्स का जो समिट है ना, वो इंडिया में होगा। तो आरबीआई का प्रपोजल ये होगा कि ब्रिक्स के जो मेंबर कंट्रीज है ना, उनकी करेंसीज को सीबीडीसी से कनेक्ट किया जाए, ऐसा प्रपोजल आरबीआई रखेगा। अभी देखो अगर आपको ना इंडिया से रशिया पैसा भेजना हो तो प्रोसेस देखो बहुत ज्यादा स्लो है, बहुत ज्यादा महंगी है। बीच में कई सारे बैंक्स आते हैं, मिडिलमैन का काम करते हैं, ट्रांजैक्शन की कॉस्ट भी काफी ज्यादा होती है। लेकिन मान लो अगर इंडिया का आरबीआई, अगर इंडिया का आरबीआई और रशिया का सेंट्रल बैंक दोनों अपनी डिजिटल करेंसीज को आपस में कनेक्ट कर लें ब्लॉकचेन के थ्रू। ध्यान से सुनिएगा, फिर से बोलता हूं। मान लीजिए अपना आरबीआई और रशिया का सेंट्रल बैंक दोनों अपनी डिजिटल करेंसीज को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं ब्लॉकचेन के थ्रू। भाई कितना फायदा होगा, सोच के देखो। बीच के बिचौलिए सब खत्म हो जाएंगे, ट्रांजैक्शन इंस्टेंट होगा, तुरंत की तुरंत, और ट्रांजैक्शन की कॉस्ट भी बहुत कम आएगी, नाम मात्र की कॉस्ट आएगी। आर्टिकल ये भी हाईलाइट करता है कि देखो जो ये एक देश से दूसरे देश में पेमेंट्स होती है ना, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, कई बार ना इनमें ना ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग भी बहुत ज्यादा होती है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा ना, तो मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी को भी खत्म किया जा सकता है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होगा। पैसा कहां से चला, कहां गया, सबका रिकॉर्ड होगा। तो इससे ना बल्कि नेशनल टैक्स डिपार्टमेंट्स को भी रियल टाइम बेसिस पे डेटा मिलेगा, और हवाला की जो ट्रांजैक्शंस होती है ना वो भी पकड़ी जाएंगी। समझे? लेकिन राइटर बोलते हैं देखो बहुत फायदा होगा अगर ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज आपस में कनेक्ट करते हैं तो डिजिटल करेंसीज को, क्योंकि ना एक स्विफ्ट सिस्टम है, आपको पता होगा। स्विफ्ट एक प्लेटफॉर्म है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस से रिलेटेड मैसेज को भेजने का। एक देश से दूसरे देश में ट्रांजैक्शन करनी है ना, तो ट्रांजैक्शन का मैसेज इस प्लेटफॉर्म पे शेयर होता है। यूं कह सकते हो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का व्हाट्सएप है ये स्विफ्ट प्लेटफॉर्म। इस स्विफ्ट प्लेटफॉर्म से ना यूएसए और उनके मित्र देशों ने ना रशिया को निकाल दिया, ईरान को निकाल दिया। जब भी किसी से बदला लेना होता है तो वेस्टर्न कंट्रीज उस देश को निकाल देते हैं इस प्लेटफॉर्म से, तो फिर वो देश ना इंटरनेशनल पेमेंट नहीं कर पाता, ये दिक्कत आती है। लेकिन देखो ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज ने अपनी डिजिटल करेंसी को आपस में जोड़ लिया ना ब्लॉकचेन के थ्रू, तो फिर भाई स्विफ्ट प्लेटफॉर्म की जरूरत ही नहीं है। स्विफ्ट प्लेटफॉर्म की कोई जरूरत नहीं है, यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के व्हाट्सएप की कोई जरूरत नहीं है। यह होगा असली डी डॉलराइजेशन,
यानी आपको डॉलर में ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, आप आपस में ही ट्रेड कर रहे हो। लेकिन दिक्कत यह है, देखो ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज डॉलर को इग्नोर करके आपस में ट्रेड करेंगे अपनी अपनी करेंसीज में, डिजिटल करेंसीज को कनेक्ट करके, तो भाई ये अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। डोनाल्ड ट्रंप तो वैसे ही बहुत खतरनाक आदमी है, कभी भी कुछ भी कर देते हैं। तो ट्रंप ने ऑलरेडी ये चेतावनी दी हुई है कि अगर ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज डॉलर को छोड़ के दूसरी करेंसी में ट्रेड करेंगे तो उन पे मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा। अब इंडिया का डायलेमा ये है, यूएसए देखो हमारा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, ऑलरेडी उन्होंने हमारे ऊपर टैरिफ लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी नेगोशिएशन चल रही है यूएसए के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। तो क्या इंडिया यूएसए का गुस्सा बर्दाश्त करेगा? टैरिफ की धमकी को बर्दाश्त करेगा इंडिया? अगर उन्होंने टैरिफ लगा दिए तो क्या इंडिया झेल पाएगा? यह दिक्कत है। और राइटर ना एक बात बोलते हैं कि देखो ये कई बार क्या होता है, यूएसए के टैरिफ हो सकता है कि हम यूएसए के टैरिफ से हमें हो सकता है उतना नुकसान ना हो जितना कि देखो बाकी ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज के साथ में डायरेक्ट ट्रेड करके हमें ज्यादा फायदा हो। तो ये इंडिया को ना इवेल्युएट करना पड़ेगा, क्योंकि रशिया से हमें इतना ज्यादा सस्ता तेल मिल रहा है, हो सकता है उस सस्ते तेल का प्रॉफिट काफी ज्यादा हो एज कंपेरिजन टू यूएसए का टैरिफ लगाने से नुकसान। समझ रहे हो? तो इंडिया को अपना फायदा नुकसान देख के एक्ट करना पड़ेगा। अगर आपस में डिजिटल करेंसीज को कनेक्ट करके इंडिया को ज्यादा फायदा हो रहा है तो कोई बात नहीं भाई, यूएसए से बिना डरे फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर फायदा यूएस की तरफ ज्यादा है तो फिर हमें सोचना चाहिए। यह पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, रॉकेट्स के रीयूजेबिलिटी से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 में जो स्पेस वाला टॉपिक है ना, वहां से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे। स्पेस की जो इंडस्ट्री है वो क्यों बूम कर रही है, फिजिक्स, ग्रेविटी, रॉकेट की इक्वेशन, बढ़िया है आर्टिकल। मतलब ये सारे एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले आर्टिकल में ना ये बोला जाता है, लास्ट 40 ईयर्स में ना स्पेस किसके हाथों में था? सिर्फ सरकारों के हाथों में था। सरकारों के हाथों में मतलब जैसे यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा, इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो, रोसकोस्मोस ये सोवियत यूनियन या फिर रशिया की स्पेस एजेंसी, इनके हाथों में था स्पेस सेक्टर। लेकिन ना 2000 वाला ईयर आया ना, उसके बाद ना एक कॉमर्शियल रेवोल्यूशन आ गया स्पेस की इंडस्ट्री में। आज ना प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो लीड कर रहे हैं स्पेस सेक्टर को, और इसे हम बोलते हैं न्यू स्पेस ईरा। कौन सा ईरा? न्यू स्पेस ईरा। 2030 आते आते ना स्पेस सेक्टर का, स्पेस इकोनॉमी का जो मार्केट साइज है वो $1 ट्रिलियन से ज्यादा हो जाएगा। पहले लॉन्च करना होता था 1 किलोग्राम सैटेलाइट को, उसकी जो कॉस्ट है ना अभी के कंपैरिजन में 5 से लेके 20 गुना सस्ती हो गई है। मान लो पहले अगर 1 लाख रुपए लगते थे 1 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को लॉन्च करने में, अब 5,000 से 20,000 तक की कॉस्ट आती है। एग्जाम्पल है हाइपोथेटिकल, मतलब कॉस्ट जो है 5 से लेके 20 गुना कम हो गई है। और पहले ना स्पेस सिर्फ एक्सप्लोरेशन हुआ करता था, लेकिन आज स्पेस एक इंडस्ट्री बन गया है, क्योंकि ये इलोन मस्क की कंपनी है ना स्पेस एक्स, इन्होंने भाई पूरा इंडस्ट्री को बदल के रख दिया है। पहले क्या होता था मैं आपको बताता हूं। पहले होता था, जैसे एग्जाम्पल से आप समझिए, दिल्ली से मुंबई आप गए मर्सिडीज कार में, और कार जब मुंबई पहुंची ना तो फिर देखो उस कार को जला दिया जाता। समझ गए? पहले ऐसे हुआ करता था। नहीं समझे? आसान भाषा में बताता हूं। देखो पहले रॉकेट्स को लॉन्च किया जाता, रॉकेट ऊपर लेके जाता सैटेलाइट को, और एक ही बार बस लॉन्च होता, वो रॉकेट समुद्र में गिर जाता, रॉकेट बर्बाद। लेकिन अब स्पेसएक्स जैसी कंपनीज बोल रही हैं कि नहीं, रॉकेट ऊपर लेके जाएगा, सैटेलाइट छोड़ेगा, वापस नीचे आएगा धरती पर। मतलब समझ गए? अब फोकस है रॉकेट के रीयूज पे। ऐसा नहीं कि एक ही बार लॉन्च कर दिया और सैटेलाइट लॉन्च करके काम खत्म, समुद्र में गिर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले सैटेलाइट मिशन सिर्फ 1 वे ट्रिप हुआ करते थे, सिंपल हार्डवेयर, नो लाइफ सपोर्ट, और ये सब चीजें हुआ करती थी। ये तो देखो ठीक वैसा ही हो गया ना। दोबारा से उस एग्जांपल पे आओ कि दिल्ली से मुंबई मर्सिडीज कार में आप गए, और जैसे ही आपकी ट्रिप पूरी हुई आपने कार को जला दिया। तो पहले रॉकेट इसी प्रिंसिपल्स पे काम किया करते थे, रीयूज नहीं होता था।
बस कार का काम पूरा, मुंबई तक पहुंच गई, उसको जला दो, काम खत्म, फेंक दो। लेकिन अब हो रहा है कि भाई रॉकेट को अपने को रीयूज करना है, कॉस्ट बचानी है। थोड़ा ना बेसिक साइंस समझ लेते हैं अभी। बेसिक साइंस क्या कहती है? देखो, रॉकेट लॉन्च करना इतना डिफिकल्ट क्यों होता है? दो चीजें हैं रॉकेट लॉन्च करने में ना, दो चीजें आती हैं। सबसे पहले ग्रेविटी, मतलब रॉकेट को ऊपर उठाना है तो भाई ग्रेविटी से लड़ना पड़ेगा। धरती तो हर चीज को नीचे खींचती है ना, तो इतना भारी भरकम सामान ऊपर लेके जाना है तो जाहिर तौर पे ग्रेविटी से लड़ना पड़ेगा। दूसरा है एरोडायनेमिक ड्रैग, मतलब जब कोई चीज ऊपर जाएगी धीरे धीरे हवा का जो रेसिस्टेंस है वो भी तो बढ़ेगा ना, तो हवा के रेसिस्टेंस से भी लड़ना है और नीचे धरती खींच रही है उससे भी लड़ना है। तो देखो, इन दोनों चीजों से लड़ने के लिए यूज होता है न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ मतलब देखो, रॉकेट, जैसे ये रॉकेट है, अब रॉकेट के नीचे फ्यूल लगा है। रॉकेट के नीचे क्या लगा है? फ्यूल। अब फ्यूल जलेगा ना तो यहां पे गैसेस रिलीज होंगी, यहां पे नीचे गैसेस रिलीज होंगी, तो वो गैसेस ना इस रॉकेट को ऊपर धकेलेंगी। तो इस प्रिंसिपल पे रॉकेट काम करता है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहां पे गैसेस नीचे रिलीज हो रही हैं, ये एक्शन है, इसके अपोजिट में रिएक्शन होगा, यानी रॉकेट ऊपर जाएगा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है, ये हम स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन देखो, एक चीज जो आप स्कूल में नहीं पढ़ते, ये इंटरेस्टिंग है, आप ये समझिएगा। क्या है यहां पे ना, एक इक्वेशन है। इक्वेशन का नाम क्या है? ये रशियन नाम है, ये मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मुझे पता है मैं नहीं पढ़ पाऊंगा इसलिए मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। ये रॉकेट की इक्वेशन है जो टी से है, समझ गए? अब ये इक्वेशन कहती है कि देखो, स्पेस में ट्रेवल करने में ना एक वेट प्रॉब्लम है। वेट प्रॉब्लम क्या है? देखो, फ्यूल जो होता है, अब जैसे मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल बताया कि रॉकेट कैसे काम करता है। नीचे फ्यूल बर्न होता है तो गैसेस नीचे रिलीज होती हैं, प्रेशर बनता है, तो इसके इक्वल एंड अपोजिट साइड में रिएक्शन होता है, यानी रॉकेट ऊपर जाता है। तो मतलब गैसेस रिलीज करवाने के लिए अपने को क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए, सीधी सी बात है, अपने को चाहिए फ्यूल। लेकिन ये फ्यूल भारी होता है, और सबसे बड़ी दिक्कत जानते हो क्या है? फ्यूल अपने आप में भारी होता है, और फ्यूल को लिफ्ट करने के लिए भी तो एक्स्ट्रा फ्यूल चाहिए ना। मान लो फ्यूल है 100 किलो का, तो भाई 100 किलो का फ्यूल आपको ऊपर ले जाना है, यानी एक्स्ट्रा भार हो गया। तो उसको उठाने के लिए भी, फ्यूल के भार को उठाने के लिए भी आपको थोड़ा और फ्यूल चाहिए, एक्स्ट्रा फ्यूल, फॉर एग्जांपल 10 kg। अब जो एक्स्ट्रा फ्यूल है उसको उठाने के लिए भी आपको थोड़ा और फ्यूल चाहिए, एक्स्ट्रा फ्यूल चाहिए 1 kg। समझ रहे हो? तो ये इक्वेशन है जो ये रशिया के साइंटिस्ट ने दी थी कि स्पेस ट्रेवल में ना वेट प्रॉब्लम होती है, फ्यूल भारी होता है, उस फ्यूल को लिफ्ट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा फ्यूल चाहिए, उस एक्स्ट्रा फ्यूल को लिफ्ट करने के लिए भी आपको और फ्यूल चाहिए। ऐसा करते ना, होता क्या है, सिचुएशन ये आ जाती है कि एक्चुअल में जो ये सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं ना, उस रॉकेट, मतलब जो रॉकेट लेके जाता है सैटेलाइट्स को, तो रॉकेट का 90% जो मास है ना, वो सिर्फ फ्यूल और ऑक्सीडाइजर का होता है। एक्चुअल सैटेलाइट का भार तो सिर्फ 4% से भी कम होता है, बाकी 6% में इंजन, स्ट्रक्चर, वो सारी चीजें आ जाती हैं। समझ रहे हो? मान लो ये रॉकेट है, रॉकेट में ही सैटेलाइट वगैरह लगे हुए हैं, तो भाई इस पूरे रॉकेट और सैटेलाइट में ना 90% भार सिर्फ और सिर्फ फ्यूल का होता है। समझे हो? ये नहीं पढ़ा होगा आपने स्कूल में। मतलब 100 किलोग्राम की आपकी गाड़ी है तो उसमें आपका एक्चुअल सामान तो सिर्फ 4 किलोग्राम है, बाकी तो भार जो है उस गाड़ी में फ्यूल का है या फिर गाड़ी के इंजन का है। तो एक चीज आपके मन में कई बार क्वेश्चन आता होगा कि ये जो सैटेलाइट्स होते हैं, रॉकेट लॉन्च किया जाता है, ये स्टेजेस में क्यों किया जाता है? स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेजेस में क्यों किया जाता है? भाई स्टेज में ना इसीलिए किया जाता है, इसीलिए स्टेजिंग होती है। रॉकेट को ना टुकड़ों में बांट दिया जाता है, अलग अलग स्टेजेस में बांट दिया जाता है। जैसे ही देखो पहले स्टेज का फ्यूल खत्म होता है तो देखो वो हिस्सा ना वहीं पे फेंक दिया जाता है, ताकि जो डेड वेट है ना
उसको फेंक दिया जाए, कम से कम डेड वेट को ऊपर ना उठाना पड़े। समझ रहे हो? जैसे देखो PSLV या फिर LVM-3 में होता है। समझ रहे हो? इसमें क्या होता है, इसमें जो स्पेंट स्टेजेस है ना, जो स्टेजेस खत्म हो गई, फिर उसको समुद्र में फेंक दिया जाता है। लेकिन देखो समुद्र में फेंक दिया जाता है तो इसका इकोनॉमिक लॉस ना बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये इंजन्स ना बहुत महंगे होते हैं और हम उन्हें फेंक रहे हैं। तो यहीं पे एंट्री होती है स्पेस एक्स कंपनी की। स्पेस एक्स कंपनी बोलती है हम ना जो स्टेजेस खत्म हो गई हैं उनको हम समुद्र में नहीं फेंकेंगे भाई, हम उनको वापस यूज करेंगे। तो स्पेस एक्स कंपनी ने ना 3 चीजों पे फोकस किया। पहला है रीयूजेबिलिटी, मतलब रॉकेट वापस धरती पे लैंड करेगा। फिर है वर्टिकल इंटीग्रेशन, मतलब सब कुछ आप घर में बनाओ, इन हाउस बनाओ, ताकि बाहर से मैन्युफैक्चर करवाने का कॉस्ट ज्यादा ना आए। नेक्स्ट मॉड्यूलर डिजाइन, स्पेसएक्स कंपनी ने ना 3D प्रिंटिंग और स्मार्ट इंजीनियरिंग पे फोकस किया। रॉकेट को ना अलग अलग मॉड्यूल्स में बांटा और अलग अलग मॉड्यूल्स को असेंबल कर लेते हैं बाद में। आप बोलोगे सर इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा ये होता है कोई कमी आ जाए ना तो उस मॉड्यूल को चेंज कर दिया जाता है, ना कि पूरे रॉकेट को। समझ रहे हो? तो मॉड्यूलर डिजाइन से यह फायदा होता है कि कोई दिक्कत आ जाए तो सिर्फ उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को चेंज कर दिया जाता है, पूरे रॉकेट को दिक्कत नहीं आती। तो 3 चीजों पे फोकस किया किसने? स्पेसएक्स कंपनी ने। फिर अगले पॉइंट में राइटर ये बोलते हैं इनका ना एक रॉकेट है स्पेसएक्स कंपनी का, फाल्कन 9। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे ही फर्स्ट स्टेज खत्म करता है ना तो फिर उसे गिराया नहीं जाता। वो जो है रॉकेट जो है फिर से री एंट्री करता है अपना काम खत्म करके और धीरे धीरे अर्थ पर लैंड करता है। पूरा प्रोसेस भी बताया गया है कि वो घूमता है, रेट्रो प्रपोल्सन होता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि देखो ये हमारा रॉकेट तो है नहीं फाल्कन 9, तो ऊपर से आपको पता होना चाहिए। अब स्पेसएक्स कंपनी के रॉकेट की पर्टिकुलर फंक्शनिंग हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के देखो स्पेसएक्स कंपनी ने ना फाल्कन 9 से ना बहुत कॉस्ट कम करने का रास्ता तैयार कर लिया है। मतलब ये जो मॉडल है ना अब डिस्पोजेबल वाला नहीं है, एक बार यूज करो और फेंक दो। ये रीयूजेबल वाला मॉडल है जिससे कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। समझ गए? और देखो एक चीज राइटर बोलते हैं कि ना जो ह्यूमन वाले मिशंस है ना वो तो देखो महंगे ही रहेंगे, क्योंकि ना जो ह्यूमन वाले मिशंस है ना, मतलब वो मिशंस जिसमें ह्यूमन बींग्स को स्पेस में भेजना पड़ता है, वो महंगे इसलिए होंगे क्योंकि ना ह्यूमंस को स्पेस में भेजना है तो उनका हवा का, पानी का, टेम्परेचर का, सब कुछ का ख्याल रखना पड़ता है, उसे मेंटेन करना पड़ता है। और ह्यूमंस को अगर स्पेस में भेजा जाता है तो उस मिशन में ना बैकअप भी तैयार करना पड़ता है कि अगर कुछ गलत हो जाए तो क्या होगा, ह्यूमन बींग्स का क्या बैकअप है, कई सारे बैकअप तैयार करने पड़ते हैं। रॉकेट फटने वाला हो तो क्रू को कैसे बचाना है, तो इसलिए ये सब करने में ना कॉस्ट ह्यूमन मिशंस की ना ज्यादा हो जाती है, वो वन वे ट्रिप की तरह नहीं है। फिर लास्ट में देखो कुछ ना लिमिटेशंस भी बताते हैं राइटर रीयूजिबिलिटी वाले रॉकेट की। लिमिटेशंस क्या है? क्या हम रॉकेट को अनलिमिटेड बार यूज कर सकते हैं? आंसर है नो, क्योंकि देखो रॉकेट ना बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस फेस करते हैं। जैसे फ्यूल टैंक में जो टेम्परेचर है -180 डिग्री सेल्सियस होता है, इंजन में टेम्परेचर जो होता है वो हजारों डिग्री वाला होता है, लॉन्च के वक्त कितना ज्यादा हैवी ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। तो ये इन सब चीजों से ना, इतनी हार्श कंडीशन से ना बहुत छोटे छोटे ना माइक्रो फ्रैक्चर्स क्रिएट हो जाते हैं मेटल में जो रॉकेट में लगा है। तो इस वजह से अनलिमिटेड बार तो यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन स्पेसएक्स कंपनी जो है वो एक बूस्टर को ना कम से कम 30 बार यूज कर सकती है। और उसके बाद फिर देखो उसकी जो कॉस्ट जो है ना चीजों को ठीक करने की, रिपेयर करने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो फिर उसके बाद तो उसे फेंकना ही सही रहता है। अब बात करें दुनिया कहां जा रही है। चलो मान लिया स्पेसएक्स कंपनी ने तो मना लिया, और क्या क्या नई चीजें आ रही हैं स्पेस में, तो इसका भी राइटर बताते हैं। और नई क्या आ रही है वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक सेकंड रुको, कहां गया वो, उसे ढूंढो। मिल गया क्या? नहीं मिल रहा, बता देता हूं, वैसे ही बता देता हूं। ठीक है, देखो स्पेसएक्स का एक और स्टारशिप है, स्पेसएक्स स्टारशिप। ये अगला देखो स्पेस का बीस्ट होगा। मतलब
ये तो फुली रीयूजेबल होगा, ये अर्थ का चक्कर लगाएगा, मून का चक्कर लगाएगा, मार्स तक जाएगा, स्पेसएक्स स्टारशिप। और इसके अलावा फिर जेफ बेजोस की एक कंपनी है ब्लू ओरिजन, ये भी अपना एक नया रॉकेट डेवलप कर रहे हैं जिसका नाम है न्यू ग्लैन। ये क्या करेगा? ये भी वर्टिकल लैंडिंग कर सकेगा, वापस धरती पर आ सकेगा। चाइना भी देखो अपने इसी प्रकार से एक रॉकेट पे काम कर रही है जिसका नाम है ज्यूक। इंडिया कहां पे स्टैंड करता है? इंडिया भी देखो चुप नहीं बैठा, हमारे पास में 2 प्रोजेक्ट हैं। एक तो देखो, ये तो ढूंढ लेते हैं ना, यहां पे देखो, हाँ ये रहा। इंडिया 2 प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। एक है RLVTD विंग्ड, मतलब रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। ये एक विंग्ड बॉडी है, मिनी स्पेस शटल जैसा है ये, और ये प्लेन की तरह ना रनवे पे लैंड करेगा। इसका एक्सपेरिमेंट अभी इसरो कर रही है। फिर वर्टिकल टेक ऑफ, वर्टिकल लैंडिंग, इस पे भी इसरो काम कर रही है। और स्पेसएक्स की तरह इसे भी, मतलब इसरो इस पे काम कर रही है कि सीधा रॉकेट को वर्टिकल लैंडिंग करवाई जाएगी। तो डॉक्टर नैयर जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है ना, वो बोलते हैं कि देखो अभी ये जो रीयूजेबिलिटी है ना, ये आने वाले समय में ना नॉन नेगोशिएबल होगी। और 3 स्टेज की जगह 2 स्टेज रॉकेट बनाने की आवश्यकता है। पहले स्टेज में रॉकेट ऊपर तक जाए और दूसरे स्टेज में नीचे आए वापस। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।